हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द लीगल सागा। आज की क्लास में हम डील करेंगे इन्वायरमेंट लॉ के बारे में। इन्वायरमेंट लॉ को डील करने से पहले हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, बायोटिक हो या फिर अबायोटिक हो, सब कुछ इन्वायरमेंट है। ये फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को इंक्लूड करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं हमारे लैंड, वाटर एक्सेट्रा, बेसिकली जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और जब हम बायोलॉजिकल बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। बेसिकली अगर इसको हम बहुत लेमन के वे में समझने की कोशिश करें तो फिजिकल मीन्स सब कुछ जो नॉन लिविंग है, और बायोलॉजिकल are basically living organism। इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है ये दी है सेक्शन 2A ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जो स्टेट करता है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो इसमें बताता है कि क्या क्या चीज़ इन्वायरमेंट में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें इंक्लूडेड है वाटर, एयर, लैंड, और इसके अलावा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री। ये जो तीन चीजें हैं इनके बीच का आपस का रिलेशनशिप, जैसे कि वाटर, एयर और लैंड। और इसके अलावा ये जो तीनों चीजें हैं ये अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब के लिए ये अवेलेबल है। तो उनके साथ इनका क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में दी गई है। ये सारी चीजें डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट में इंक्लूड किया गया है। अगर इस डेफिनेशन को हम क्लियरली पढ़े तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमॉन्ग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें ये जो तीन है ये मेन कंपोनेंट है जो कि अबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा इसमें दिया है ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं एनवायरनमेंट में उनका वाटर, एयर और लैंड के साथ क्या रिलेशन है, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन देम, और उनको क्या क्या बेनिफिट्स या फैसिलिटीज इन वाटर, एयर और लैंड से मिलती है। इन्वायरमेंट लॉ। अब इन्वायरमेंट लॉ क्यों बना, किस लिए बना और ये क्या है। इन्वायरमेंट लॉ बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो डील करता है इन्वायरमेंट से, क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन और ओवर डिमांड की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। इन्वायरमेंट इज गेटिंग डिस्ट्रक्टेड डे बाय डे। तो नाउ इट्स एन हाई टाइम दैट वी नीड टू protect the environment, we need to conserve the environment, and that's why there is a need of the environment law। ये environment law basically रूल्स एंड रेगुलेशन ये तो देता है कि हमको प्रोटेक्शन कैसे करना है, हमको कंजर्वेशन कैसे करना है। इसके अलावा वो पेनल्टी प्रोविजंस भी इम्पोज करता है कि अगर आप इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं तो क्या क्या पेनल्टीज इम्पोज की जाएगी। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे यानी कि 1800 से लेके 1947 एडी के बीच में कुछ लॉज बनाए गए थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले जो लॉज थे वो हैं श्योर न्यूसेंस बॉम्बे कोलाबन एक्ट ऑफ 1853, मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 1858, द फिशरीज एक्ट ऑफ 1897, द बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट ऑफ 1905, द बॉम्बे स्मोक न्यूसेंस एक्ट ऑफ 1912, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1912। अगर हम ये एक्ट्स को देखें तो इससे ये समझ आता है कि जहां जहां ब्रिटिशर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप किया था, अपने बिजनेस फैक्ट्रीज इन सबको सेटअप किया था, वहां पे ही ये लॉज वगैरह बनना स्टार्ट हुए थे, जैसे कि बॉम्बे, कोलकाता, देन बंगाल स्मोक न्यूसेंस, बॉम्बे स्मोक न्यूसेंस एक्ट, और फाइनली 1912 में वर्ल्ड बर्ड वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आया। Present environment law, there are ample of laws in today time।
बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए हैं लॉ के साथ, बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, कुछ लॉज है जो रिपेल हो गए हैं, कुछ लॉज है जो अभी एग्जिस्टिंग में है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लॉ, बट क्वेश्चन ये है, क्या ये जितने भी लॉज हैं ये फ्रूटफुल हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइए। वेल, जो प्रेजेंट लॉज है उसमें है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1959, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, Prevention of Air and Water Pollution Act of 1981, 1974, the Air Prevention and Control of Pollution 1981, the Atomic Energy Act of 1982, the Environmental Protection Act of 1986. ये जो Environment Protection Act है ये बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया था, इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Next is Environmental Conservation Act of 1989, the National Environment Tribunal of 1995, National Environmental Appellate Authority Act of 1997, National Environment Management Act, that is the NEMA Act of 1998, Handling and Management of Hazardous Waste Rule in 1989, the Public Liability Insurance Act Rules and Amendment 1992, the Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998, the Environment Siting for the Industrial Project Rules of 1999, the Municipal Solid Waste Management and Handling Rules of 2000, the Ozone Depletion Substance Regulation and Control Rule of 2000, and the Biological Diversity Act of 2002. There are around 19 acts of environment law, but again the question is same: are they fruitful? Now, what is environment crime? We have environment law for every law. Why the laws are formed? Laws are formed because there is some or other crime in the society. Now, to handle that crime, we need some specified rules and regulations so that the criminals can be punished. Now, what kind of crimes can be there in environment? जब हम environment की बात करते हैं, environment crimes की बात करते हैं, it basically means कि आप environment को harm कर रहे हैं, आप environment को distract कर रहे हैं, आप environment में disturbance लेके आ रहे हैं, and that's why there is a environment crime, and for that, to stop that crime, उस crime को रोकने के लिए, उस crime को कम करने के लिए there are environment laws. Basically human beings अपने demands, अपनी needs को fulfill करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके से environment को violate करने लगे, और इस violation की वजह से there is a high time to have a proper environment law in the world, not just a country, but when we talk about the environment, consists of the entire world. कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि environment हम इंडिया में हो रहे हैं बाकी कंट्रीज में नहीं हो रहे हैं, तो environment जो है ये डिग्रेड हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी के लिए हमको चाहिए environment law. सचिदानंद पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIA 1987 सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंसेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए multitude of animal and plant species for economic reasons are the factor which have contributed to the environment deterioration. तो बेसिकली इतनी सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, अर्बनाइजेशन होना, पॉपुलेशन का ओवर एक्सप्लोड होना, और अब ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन होना, इसकी वजह से जितना भी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है हमारे इन्वायरमेंट में, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट लॉ चाहिए। अब इन्वायरमेंट क्राइम्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? Littering, improper waste disposal, oil spills, destruction of wetlands, dumping into ocean, streams, lake or rivers, improperly handling pesticides or other toxic chemicals, burning garbage, improperly removing and disposing of asbestos, falsifying lab data pertaining to environmental regulation, smuggling certain chemicals such as CFC refrigerator into the US, bribing government officials, committing fraud related to environmental crime. अब जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें है जनरल लेजिस्लेशन,
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन, एयर लेजिस्लेशन एंड वाटर लेजिस्लेशन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशन के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आते हैं। जनरल लेजिस्लेशन की बात करें तो 1986 में सबसे पहला आया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है और ये इसका मेन मोटिव है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसको कंट्रोल करना है, जितना जरूरी हो सके उतना पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट था 1989 में जो है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट हैंडलिंग रूल्स। इसका बेसिक है कि जो भी हजार्डियस वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है, हैंडल करना है ताकि किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन ना हो। नेक्स्ट 1999 दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेशली था कि जो बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज होता है हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह से, उसको प्रॉपर तरीके से उसका डिस्पोजल हो, उसको अच्छे से कलेक्ट किया जाए, फिर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो। 2000 में आया था द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ऑफ 2000, जो बेसिकली सारी म्यूनिसिपल अथॉरिटी के लिए एप्लीकेबल था। जो रिस्पॉन्सिबल है वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको कलेक्ट करे, उसको सेग्रीगेट करे कि कौन सा वेस्ट किस तरीके का है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो, उसको प्रोसेस किया जाए और फिर उसको डिस्पोज किया जाए। नेक्स्ट इज 2002 में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स आए थे। बेसिकली जो डील करता है नॉइज पॉल्यूशन से, कि कोशिश की जाए कि नॉइज पॉल्यूशन को जितना ज़्यादा है उतना हम उसको रिड्यूस कर सकें, और इसी के लिए जो लाउड स्पीकर्स वगैरह उसको रात को यूज़ ना करने का, ये सारे कुछ प्रोविजंस आए थे। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट। इसके अंदर भी 4 एक्ट है। 1927 में सबसे पहले आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट। इसका अमेंडमेंट आया था 1984 में। बेसिकली ये कॉलोनियल स्टैट्यूट था जिसको अमेंड किया गया 1984 में, और इसका मेन मोटिव था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। 1972 में नेक्स्ट आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1973, जिसको अमेंडमेंट किया गया 1991 में। इसका बेसिक मोटिव था बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल फॉरेस्ट को मेंटेन करना। 1980 में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूल्स 1981, जिसका अगेन मोटिव था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना। 2002 में आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अगेन ये सारे एक्ट्स का मेन मोटिव जो है वो है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स की बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम जो भी चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं नेचर की, उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेफ रहे। नेक्स्ट इज वाटर। सो 1974 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया था, जिसका बेसिक मोटिव था कि हमें वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, जितना ज़रूरी हो, जितना से जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें वाटर को प्रिजर्व करके रखना है। इसमें स्पेशली लोग ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया था। 1977 में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन फीस एक्ट आया था। इसमें बेसिकली सेस वगैरह को इम्पोज किया गया था लोकल अथॉरिटीज और इंडस्ट्रीज से। 1978 में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस रूल आया था। फिर 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन आया था, जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया था कोस्टल एरियाज वगैरह के लिए कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा और किस तरीके से हम चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। फाइनली 2010 में वेटलैंड रूल्स आया। लास्ट इज एयर के लिए 2 लॉ है हमारे पास। 1982 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल्स आया था, जिसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर वगैरह दी गई थी कि एयर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। इसके लिए बोर्ड्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे और उनकी बोर्ड्स की पावर भी बताई गई थी। 1987 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। जो 1982 का लॉ था उसको अमेंड किया गया था 1987 में, जिसमें सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स को बनाया गया था और किस तरीके से ये लोग सारी चीज़ों को डील करेंगे, क्या क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएंगे, किस तरीके से ये लोग साथ में काम करेंगे, ये सब कुछ इस एक्ट में बताया गया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ एनवायरमेंट लॉ इन इंडिया। किस तरीके से एनवायरमेंट लॉ फ्रेम हुआ है, किस तरीके से डिवाइडेड है डिफरेंट एक्ट्स में। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके एक एक एक्ट को डील करेंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लीगल सागा। थैंक यू।